हे गाइस, गुड इवनिंग। तो गाइस, ये विजन की 29 दिसंबर की डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन है। तो चलिए हम आज की फर्स्ट न्यूज स्टार्ट करते हैं। दैट इज द ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया 2021। और ये रिपोर्ट किसके द्वारा लाई गई है? आरबीआई के द्वारा। फाइन। तो गाइस, ये जो हमारी न्यूज है इकोनॉमी में कवर होगी। ये रिपोर्ट प्रेजेंट करता है कि हमारी बैंकिंग सेक्टर की क्या परफॉर्मेंस है। इसमें कोऑपरेटिव बैंक्स की परफॉर्मेंस को भी हम एनालाइज करते हैं और एनबीएफसी दैट इज द नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का भी ड्यूरिंग 2021 एंड 2021 टू 2022। ठीक है, ये एक रिलीज किया जाता है किसके द्वारा? स्टैट्यूटरी पब्लिकेशन के द्वारा। किसके साथ? कंप्लाई करके, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के साथ कंप्लाई करके। अब हम जरा कुछ पैरामीटर्स देखते हैं इसमें, इस रिपोर्ट्स के क्या हाईलाइट्स हैं। ठीक है, सबसे पहला जो पैरामीटर है दैट इज द शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स। जो आपके जैसे देखो, रिटर्न ऑन एसेट इंप्रूव हुआ है, मतलब कि जो भी आपका एसेट है उस पर कितना रिटर्न आप कमा रहे हो। ठीक है, मार्च 2020 के एंड में देखा जाए तो वो 0.2% था, जो कि मार्च 2021 के एंड में 0.7% बढ़ा। ठीक है, इसके अलावा देखने को मिला है कि इनकम स्टेबल हुई है और एक्सपेंडिचर में भी डिक्लाइन है। मतलब सिंपल बात है कि आपके पास जो आपकी पास मनी है उस पर आपको कितना रिटर्न मिला, तो वो इम्प्रूव हुआ है। ठीक है, तो रिटर्न ऑन एसेट का मतलब क्या है कि हमारा जो टोटल एसेट्स है एवरेज, उन पे हम कितनी इनकम जनरेट कर सकते हैं। सपोज करो आपको कोई लैंड है, अगर आपने लैंड कुछ दे रखा है तो उस पर आप कितना रिटर्न मतलब कि कमा रहे हो। ठीक है, तो इट इज कॉल्ड एज रिटर्न ऑन एसेट। कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट क्या होता है? रेशियो, वो स्ट्रेंथन्ड हुई है। मतलब कि वही बात है, ये क्या होता है? जो बैंक की कैपिटल है, सपोज करो आपके पास कितना है? 100 रुपये, लेकिन आपके कितने पैसे ऐसे हैं जो रिस्क में है? 100 में से 20 रुपये, 50 रुपये। ठीक है, और कितने आपको देने हैं? सपोज करो आपने इधर उधर से ले रखे हैं पैसे, तो वो लायबिलिटी, मतलब आपको कभी ना कभी वो पैसे देने हैं। तो कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट मतलब कि जो आपके पास एक्चुअल मनी है और उसमें से कितना पैसा आपका रिस्क पे है। ठीक है, तो बेसल थर्ड नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ये 8% होना चाहिए। तो अगर हम देखते हैं तो मार्च 2020 में 14.8% थी, जो मार्च 2021 में 16.3% होगी। ठीक है, इसके अलावा इसमें देखा कि हाइयर रिटेन्ड अर्निंग्स है, रिकैपिटलाइजेशन हो रहा है, मतलब कि वापस बैंक्स को क्या किया जा रहा है? फंड किया जा रहा है, फाइनेंशियल एड प्रोवाइड किया जा रहा है और कैपिटल प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, एनबीएफसी का देखें तो इसमें जो बैलेंस शीट्स हैं, मतलब कि काफ़ी हमने क्या किया? कंसोलिडेट करी है, मर्ज करी है। ठीक है, जैसे हमने क्रेडिट दिया है, कुछ इन्वेस्टमेंट्स करी हैं। ठीक है, इसके अलावा हमने क्या करा है? कुछ एसेट क्वालिटी एनबीएफसी की इंप्रूव हुई है। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का देखा तो इसकी जो बैलेंस शीट है वो भी हमने ग्रोथ देखने को मिला 2021 में। वो कैसे? जैसे हमने डिपॉजिट बढ़ाए हैं, क्रेडिट ग्रोथ लाए हैं, इन्वेस्टमेंट कर करके। इसके अलावा इसकी जो कैपिटल पोजीशन है, प्रॉफिटेबिलिटी है, उसमें भी इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। इसके अलावा क्या, जो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स हैं या जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, उनमें भी प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिली है। हाउएवर जो उनकी एसेट क्वालिटी वो डिटेरियोरेट हुई है, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट है। अदर जरा हम देखते हैं, रिपोर्ट हाईलाइट कर रही है कि जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है उनके कुछ बेनिफिट्स हो सकते हैं, जिसमें क्या होता है वो आपको कैसे बेनिफिट कर सकते हैं? लिक्विडिटी, पैसे की कमी नहीं होगी, स्केलेबिलिटी, एक्सेप्टेंस, इजीली आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो और फास्टर वे में अपने मतलब कि ट्रांजेक्शन को सेटल डाउन कर सकते हो। सीबीडीसी एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड होगा कंट्री की ऑफिशियल करेंसी का। आरबीआई ने प्रपोज किया था कि आरबीआई एक्ट 1934 में अमेंडमेंट करते हैं, जिसके हमने क्या करना है, जिसमें हमने बैंक नोट की डेफिनेशन को के स्कोप को एनहेंस करेंगे सो दैट हम अपने कर सके डिजिटल फॉर्म में भी अपनी करेंसी को लेके आ सकें। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं है, मतलब कि जो अभी क्या करते हो बैंकों को, मतलब कि जो कैश है सिर्फ आप मतलब कैश के रूप में यूज़ कर सकते हो, लेकिन डिजिटल नहीं कर सकते ना, तो वो डिजिटल की बात की जा रही है। नेक्स्ट न्यूज़ है, एडेड बाय द ब्रिटिश फॉर स्टेबिलिटी, सैंड इनसाइड द कोणार्क सन टेम्पल में बी क्लियर। ठीक है, तो यदि जो हमारी न्यूज़ आर्ट एंड कल्चर में कवर होगी। अभी क्या, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वो किस पे काम कर रहा है? वो ऐसे काम कर रहा है या फिर वो प्लान बना रहा है सो दैट हम क्या करें, जो कोणार्क सन टेम्पल ये है क्या उड़ीसा में है, वहाँ पे जो मतलब कि सैंड जम क्या है वहाँ को उसको सेफली रिमूव कर सके। ठीक है, जिस उसका जो कोणार्क सन टेम्पल में एक असेंबली हॉल है जिसे जगमोहन बोलते हैं, तो वहाँ पे जो सैंड जो रेता जमा हुआ उसको सेफली हम रिमूव कर सके। ठीक है, सैंड भरा गया था किसके द्वारा? ब्रिटिश के द्वारा 118 साल पहले, सो दैट उसको हम कोलैप्स करने से प्रिवेंट कर सके। जरा हम देख लेते हैं इंडिया में और कौन कौन से सन टेम्पल है। देखो, कोणार्क सन टेम्पल है जो कि उड़ीसा में है। इसके अलावा ब्रह्मण्य देव टेम्पल है जो कि मध्य प्रदेश के उन्नाव में है। सन टेम्पल है गुजरात के मोढेरा में। कटरमाला सूर्य टेम्पल जो उत्तराखंड में है। असम में है सूर्य पहाड़ टेम्पल। बिहार में दक्षिणेश्वर टेम्पल। तमिलनाडु में सूर्य कोवली। अरसवली सूर्य नारायण टेम्पल आंध्र प्रदेश में। देखो, ये पता होना चाहिए क्यों से आर्ट एंड कल्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। नो डाउट इसका कॉन्ट्रीब्यूशन कम रहता है, लेकिन स्टिल ये अगर आपको इसका बारे में पता होगा तो उसके क्वेश्चंस करना बहुत इजी होता है। सन टेम्पल जरा हम देखते हैं, इसको बिल्ड किया गया था गंगा डायनेस्टी के किंग नरसिम्हदेवा फर्स्ट के द्वारा 1238 से 1250 तक में। इसको प्रोटेक्ट किया गया अंडर द एंशिएंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट के अंडर इसको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। 13वीं सेंचुरी में कलिंगस्टाइन टेम्पल बनाया गया था, जिसके अंदर क्या उड़ीसा में गोल्डन ट्राइंगल है, साथ में पूरी
पुरी भी है, भुवनेश्वर भी है। अगर आपको पता होगा तो घूमे होंगे तो आपको पता होगा। ये मेनली जो हमारा सूर्य भगवान है उनके चैरिट को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसके अंदर व्हील के 12 पेयर्स है, जिसको ड्रॉ किया गया बाय द 7 हॉर्सेस इवोकिंग इट्स मूवमेंट अक्रॉस द हेवंस। ठीक है, जरा हम देखते हैं इस टेम्पल आर्किटेक्चर के कलिंगा स्टाइल का, इसको नगाड़ा स्टाइल का एक सब क्लास माना जाता है। इसमें 2 पार्ट्स हैं, एक सेंचुरी जिसको डुअल भी बोलते हैं, जहाँ पे हम आइडल जो भी भगवान की मूर्ति है उसको रखते हैं, एक हॉल है जिसको जगमोहन बोलते हैं, जहाँ पे जो पिलग्रिम्स हैं, आम जैसे लोग जो श्रद्धालु है वो बैठते हैं। मेन टेम्पल का जो ग्राउंड प्लान है वो ऑलमोस्ट स्क्वेयर शेप में है। एक्सटीरियर जो टेम्पल का बहुत ज़्यादा कार्व्ड है, इनमें जो इंटीरियर्स जनरली क्वाइट बेयर। ठीक है, इसके अलावा जो वॉल्स हैं इनकी बाउंड्रीज है वहाँ पे। ठीक है, अगर आपको विजिट किया होगा तो आपको पता होगा। फाइन, नेक्स्ट न्यूज़ है Starlink satellites near the collision with Chinese station puts focus on the space jam। तो ये जो हमारी न्यूज़ है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कवर होगी। अभी क्या चाइना ने क्या किया, यूएन जनरल असेंबली को इन्फॉर्म किया है कि जो उनका अंडर कंस्ट्रक्शन स्पेस में जो स्टेशन है वहाँ पे कुछ इवेसिव मैन्यूवर्स परफॉर्म किए जाने वाले हैं आफ्टर द स्टारलिंक सैटेलाइट, जो कि एक लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट थी स्पेसएक्स के द्वारा, वो उसके क्लोज आ गई है। मतलब सिंपल बात है, चाइना क्या कर रहा है, एक स्पेस स्टेशन बना रहा है जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या है, पहले एक जो स्टारलिंक सैटेलाइट थी जो कि स्पेसएक्स यूएसए के द्वारा भेजी गई थी, तो उसके साथ वो आ रहा है। ठीक है, उनके साथ वो मतलब कि परफॉर्म कर सकते हैं इवेजिव मैन्यूवर्स। ठीक है, लो अर्थ ऑर्बिट क्या है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे भीड़ भाड़ बढ़ रही है, बिकॉज वहाँ पे सैटेलाइट बहुत ज़्यादा हो रही है, जिसकी वजह से कोलिजन का रिस्क बढ़ रहा है। बिकॉज ऑफकोर्स अगर रोड है, अगर छोटी रोड है तो जब इतने सारे व्हीकल्स है तो एक्सीडेंट होंगे ही ना। अगर लो अर्थ ऑर्बिट में ओवर क्राउड हो गया तो उसके साथ इश्यूज़ क्या आ सकते हैं। सबसे पहले क्या, स्पेस डेब्रिस, क्योंकि ऑफकोर्स वहीं पे सब लोग मतलब कि टक्कर खाएंगे, वहीं पे सड़क पे सब कुछ रह जाएगा, जैसे सड़क पे मतलब क्लीन नहीं होगा। ठीक है, तो स्पेस डेब्रिस से क्या हो जाएगा, इसके अंदर क्या क्या हो सकता है, कोई भी लॉन्च व्हीकल्स के डिस्कार्ड पार्ट्स होंगे। ठीक है, जो कि कोलिजन आ सकता है विच रिजल्ट इन अ रिस्किंग कोलिजन विद द सैटेलाइट और स्पेस स्टेशन। अप्रोक्स अगर आप देखा जाए तो 23,000 पीसेस ऑफ डेब्रिस हैं जो हमारे अर्थ को ऑर्बिट कर रहे हैं। कैसलर सिंड्रोम का मतलब क्या होता है, अगर बहुत ज़्यादा स्पेस में मतलब कि वो आ जाए, भीड़ भाड़ हो जाए, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, कहीं ना कहीं एक चेन रिएक्शन हो सकती है, जिसकी वजह से काफ़ी जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो कोलाइड कर सकते हैं और एक न्यू स्पेस टाइम क्रिएट करेंगे जो कि अर्थ के ऑर्बिट को अनयूजेबल बना देंगे। इसके अलावा कुछ क्रिटिकल फंक्शन में डिस्टर्ब होगा। ऑफकोर्स अगर कोलिजन होगा तो हमारी सर्विसेज जो आपको सैटेलाइट के थ्रू सिग्नल्स मिल रहे हैं उस पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा, कम्युनिकेशन पे, क्लाइमेट मॉनिटरिंग, रिमोट सेंसिंग, इन सब पे इम्पैक्ट पड़ेगा। स्टेप्स क्या लिए गए तो हम स्पेस डेब्रिस को क्लीन कर सकें। सबसे पहले कमिटी ऑन पीसफुल यूजेज ऑफ आउटर स्पेस बैठी गई थी, जिसके अंदर 5 इंटरनेशनल ट्रीटीज हैं जो इन सब के इशूज़ के साथ डील कर रही हैं। स्पेस डेब्रिस मिटिगेशन गाइडलाइंस ये स्टार्ट की गई है किसके द्वारा, इंटेलिजेंस स्पेस डेब्रिस कोऑर्डिनेशन कमेटी के द्वारा। इसके अलावा क्लियर स्पेस वन मिशन भी स्टार्ट किया गया था किसके द्वारा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा। फाइन, इन्हें क्या स्टेप्स ले गया सो दैट हम स्पेस डेब्रिस को क्लीन कर सकें। प्रोजेक्ट नेत्र जो कि एक अर्ली वार्निंग सिस्टम होगा जो डिटेक्ट करेगा वहाँ के डेब्रिस को या फिर अदर हजार्ड्स को डिटेक्ट करेगा इंडियन सैटेलाइट्स को। ऑर्बिट कॉम्पिटिशन ऑफ रेजिडेंट स्पेस ऑब्जेक्ट्स और स्पेस सिचुएशन अवेयरनेस, सो दैट हम कोलिजन अगर होने वाला तो उसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं पहले। फाइन, नेक्स्ट न्यूज़ है गवर्नमेंट इशूज ऑपरेशनल गाइडलाइंस फॉर प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर टेक्सटाइल। तो अगर हम काफ़ी बार ये पढ़ते रहते हैं प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम क्या है आत्मनिर्भर भारत के अंदर, तो ये जो हमारी न्यूज़ इकोनॉमी में कवर होगी। देखो अभी क्या है, जो PLI स्कीम टेक्सटाइल के लिए होगा, इसके अंदर हम क्या चाहते हैं कि जो मैन मेड फाइबर है, मतलब जो आप गारमेंट्स पहनते हैं जो हम लोगों के द्वारा बनाए जाते हैं, उनके प्रोडक्शन को प्रमोट कर सके, या फिर जो मैन मेड फैब्रिक्स है या फिर टेक्निकल टेक्सटाइल्स के प्रोडक्ट हैं उनको प्रमोट कर सके। टेक्निकल टेक्सटाइल्स कैसे होती हैं, वो कपड़ा जो आप अपने यूज़ करते हो, जैसे पैराशूट में यूज़ कर लिया, या फिर मतलब जो बहुत भारी होता है, ठीक है, उस तरह का कपड़ा जो यूजुअली मार्केट में यूज़ होता है। फाइन, ऑपरेशनल गाइडलाइंस क्या है, इसमें हम क्या करेंगे, जो भी कंपनी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे उनको मैंडेटरी होगा कि उन्हें क्या करना होगा, अपना मिनिमम इन्वेस्टमेंट या जो टर्नओवर है उसको अचीव करना होगा। ठीक है, इसके अलावा कंपनीज को इन्वेस्ट करना होगा नियर अबाउट 100 से 300 करोड़, सो दैट वो ऐसे प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर कर सके। इंसेंटिव, देखो इंसेंटिव का मतलब क्या होता है, सपोज करो आप बैंक से लोन ले रहे हो, बैंक से लोन लिया, उस पर आपको लोन इंटरेस्ट रेट मिला 6% पे, तो इंसेंटिव से क्या होगा, वो लोन आपको 6% की बजाय 3% पे मिल जाएगा। ठीक है, तो सिंपल बात की अगर आपको इंसेंटिव लेना है तो 100 से 300 करोड़ तक का इन्वेस्ट करना होगा। ठीक है, तो जो कंपनी 100 से 300 करोड़ तक का इन्वेस्ट करेगी तो उसको मिल जाएगा। इसके अलावा तो इसमें 2 साल का रजिस्ट्रेशन पीरियड होगा। ठीक है, अगर आपको अपनी एक्टिविटीज़ को सेटअप करना है टू क्वालिफाई फॉर द इंसेंटिव। इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का क्या इफेक्ट्स है तो ये आपको पता होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
फॉर मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू। इनकी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है तो ये नियर अबाउट 4.45 करोड़ लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती है। इसके अलावा ये 77% इंडस्ट्रियल आउटपुट है, 2% जीडीपी में कंट्रीब्यूट करती है। एक्सपोर्ट से 12% इंट्रीब्यूट करती है। ग्लोबल ट्रेड हमारा जो है टेक्सटाइल से वो 5% है, ठीक है। इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉटन और जूट का वर्ल्ड में, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सिल्क का, और 6th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका, टेक्निकल टेक्सटाइल, ठीक है। इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मैन मेड फैब्रिक फाइबर का आफ्टर चाइना। तो प्रोडक्शन इंग्रेडिएंट स्कीम काफ़ी बार पढ़ते हैं। एक तरह का क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, जो भी प्रोड्यूसर्स हैं, जो भी प्रोडक्शन बढ़ाते हैं तो हम उनको इंसेंटिव प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इसके अलावा और क्या इनिशिएटिव लिए गए सो दैट हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री को प्रमोट कर सकें। 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अलाउड किया गया हमने अंडर द ऑटोमेटिक रूट। अमेंडेड टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड स्कीम स्टार्ट की गई है। नेशनल टेक्सटाइल टेक्निकल मिशन। इसके अलावा हमने पीएम मित्र को सेटअप किया, दैट इज द मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल डिजाइन एंड अपैरल पार्क। फाइन। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी जो कि है केन बेटवा रिवर इंटरलिंकिंग थ्रेटन्स पन्ना टाइगर रिजर्व अकॉर्डिंग टू करंट साइंस स्टडी। तो भाई ये जो हमारी न्यूज़ एनवायरमेंट में कवर होगी बहुत इंपॉर्टेंट। देखो अभी क्या किया जा रहा है, केन बेटवा रिवर को जोड़ने की बात किया जा रहा है ताकि जो क्या है, जो वाटर डेफिसिट रिवर है उसमें हम वाटर सरप्लस रिवर है उनको दोनों को जोड़ सके, ठीक है। तो ये पहला इंडिया का पहला रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है जिसमें हम क्या जाता है, जो केन के पास एक्स्ट्रा वाटर आता है उसको हम भेज सकें बेटवा में जो कि यूपी में, ठीक है। सो दैट हम क्या कर सके, वहाँ पे जो ड्राउट प्रोन एरिया है उनको इरीगेट कर सके, स्पेशली बुंदेलखंड रीजन को हाईलाइट किया। देखो इस रीजन की वजह से क्या होता है, जो पन्ना टाइगर रिजर्व का जो कोर एरिया है उस पर बहुत ज़्यादा थ्रेट आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा इससे माना जा रहा है नियरली जो क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट है इस रिजर्व में उसका 10% एरिया लॉस होगा, जिसकी वजह से टाइगर्स की पॉपुलेशन में भी वो आएगा, कम होएगा। और स्पेशली जो उनका टाइगर्स का जो मेजर प्रे है जैसे चीतल और सांभर उनमें भी डिक्लाइन देखने को मिलेगा, ठीक है। पन्ना टाइगर रिजर्व के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ये नॉर्दर्न विंध्यन रेंज में लोकेटेड है और ये ओनली ऐसा टाइगर रिजर्व है जो एंटायर बुंदेलखंड रीजन में लगा हुआ है। इसकी लोकेशन बहुत ज़्यादा क्रूशियल है बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइगर सोर्स जहाँ जो अरावली विंध्य रेंजेस की पॉपुलेशन को टाइगर पॉपुलेशन को कनेक्ट करता है। अगर वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व देखा जाए तो 3rd बायोस्फीयर रिजर्व है जो मध्य प्रदेश में है आफ्टर पंचमाड़ी एंड द अमरकंटक। इसके अलावा क्या है, इसके अंदर क्या है, ये एंटायर एरिया पन्ना नेशनल पार्क और गंगोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के भी कुछ पार्ट को क्या कर रहा है, कवर कर रहा है, ठीक है। क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट क्या होता है, ये वो एरिया होता है जो कि टाइगर रिजर्व का कोर एरिया होता है और इसको आइडेंटिफाई किया जाता है अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। इसको नोटिफाई किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। इसके अलावा ये एरिया कितना रहेगा, क्या बाउंड्री होगी, ठीक है, वो किसी भी नेशनल पार्क या सेंचुरी की हो सकती है और इसको हम वायलेट नहीं कर सकते फॉर द पर्पज ऑफ टाइगर कंजर्वेशन, क्योंकि इसको यहाँ पे हम टाइगर कंजर्व करते हैं। फाइन। लार्जेस्ट एरिया कौन कौन से हैं इसके अंडर है, ठीक है, जो क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट के अंडर इंडिया में, वो एक तो है नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है जो कि आंध्र प्रदेश का है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है। फाइन, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज़ है ट्राइपैटेड एंड यूएनईपी सपोर्ट वन हेल्थ हाई लेवल एक्सपर्ट पैनल डेफिनेशन ऑफ द वन हेल्थ, ठीक है। तो वन हेल्थ की बात करिए मतलब कि हम सबकी हेल्थ क्या है, इंटरडिपेंडेंट है। अगर एनिमल की हेल्थ अच्छी होगी तो ह्यूमन की भी अच्छी होगी, एनवायरनमेंट अच्छा है तो वी ऑल आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर, ठीक है। तो अभी क्या है, FAO दैट इज द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो कि वर्ल्ड और साथ में वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ, WHO और UN एनवायरनमेंट फॉर UNEP, उन्होंने क्या किया है, वन हेल्थ की डेफिनेशन को जो अभी अभी बनी है उसको वेलकम किया है और ये डेफिनेशन किसके द्वारा बनाई गई है, बाय OHHLP दैट इज द वन हेल्थ हाई लेवल एक्सपर्ट पैनल के द्वारा। इसके अंदर क्या था, इस पैनल के अंदर 26 इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट थे जो सिलेक्ट किए गए हैं इन 4 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि वन हेल्थ की क्या डेफिनेशन होगी इसको डिफाइन करने के लिए एक्सपर्ट पैनल बनाया गया था और इस एक्सपर्ट पैनल में 26 एक्सपर्ट थे जो कि इन 4 ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सिलेक्ट किए गए थे। और वो कौन कौन है, FAO वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ, WHO एंड UNEP, ठीक है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये काम इकट्ठे करते हैं वन हेल्थ पे सो दैट वो किसी भी इवेंट के लिए, कोविड जैसे इवेंट के लिए प्रिपेयर रह सके, सो दैट हम उनको प्रिवेंट कर सके, प्रेडिक्ट कर सके या पहले डिटेक्ट कर सके और लोगों को पहले वार्न कर सके ग्लोबल हेल्थ थ्रेट क्या पहुंचा सकता है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रमोट कर सके। डेफिनेशन क्या है वन हेल्थ की, वन हेल्थ एक इंटीग्रेटेड यूनिफाइंग अप्रोच है जिसके अंदर हमें सस्टेनेबल बैलेंस बना के रखना पड़ता है लोगों की हेल्थ में, एनिमल्स और इकोसिस्टम की हेल्थ में, ठीक है। ये बताता है कि जो ह्यूमंस की हेल्थ है या फिर जो डोमेस्टिक एंड वाइल्ड एनिमल, प्लांट्स या वाइडर एनवायरनमेंट की जो हेल्थ है वो एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है और एक दूसरे से लिंक करती है, जैसे फूड चेन, फूड वेब, उसी तरह ये सब कुछ चीज़ें इंटरडिपेंडेंट है। इसमें क्या होता है, मल्टीपल सेक्टर्स अप्रोच है, ठीक है, जिसमें क्या होता है हमें जो सोसाइटी
को इकट्ठे काम करना होगा सो दैट हम क्या कर सके, हेल्थ और इकोसिस्टम पे जो भी थ्रेट है उसको टैकल कर सके। ये क्या करती है, जो कलेक्टिव हमारी नीड है, क्लीन एनर्जी, क्लीन वाटर, एयर, सेफ न्यूट्रिशन फूड, इन पे काम करती है। क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं उनको एड्रेस करती है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करती है। ठीक है, तो आप देख सकते हो यही है वन हेल्थ में कि किस तरह से हेल्दी इकोसिस्टम, हेल्दी एनिमल्स हो, हेल्दी ह्यूमंस हो। ठीक है, एनवायरनमेंट, एनिमल, ह्यूमन सब एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट है, सोसाइटी राइट कैसे कोऑर्डिनेट कर सकती है। बेनिफिट्स क्या है वन हेल्थ के, ऑफ कोर्स इससे क्या होगा, हम हेल्थ सेक्टर में एक्सपर्टाइज और बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा डिजीज़ कंट्रोल कर सकते हैं, फ्रॉम डिजीज़ प्रिवेंशन टू डिटेक्शन, प्रिपेयर रह सकते हैं और उसको किस तरह से हम रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। ठीक है, रेडी रह सकते हैं। अब हम चलते हैं अपनी छोटे छोटे न्यूज़ में। सबसे पहला इलेक्शन ऑफ स्पीकर इन द स्टेट असेंबली। अभी जो महाराष्ट्र गवर्नर एंड जो गवर्नमेंट है वो एक टसल मतलब कि कश्मकश में है कि किस तरह से असेंबली में स्पीकर के इलेक्शन कराया जाए। तो आर्टिकल 178 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, किसी भी स्टेट असेंबली में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को इलेक्ट करता है। हाउएवर इसमें ये नहीं स्पेसिफाई नहीं किया गया कि इलेक्शन की प्रोसेस क्या होगी। ठीक है, तो वो हर एक स्टेट असेंबली पे छोड़ा हुआ है। ये इसमें कोई टाइम फ्रेम सेट नहीं किया हुआ है कि कब इलेक्शन रखने चाहिए, बस ये लिखा हुआ है कि जल्दी से जल्दी एज सुन एज मे बी। ठीक है, इलेक्शन स्टेट टू स्टेट वेरी करते हैं कितने टाइम फ्रेम में होना है। स्पीकर के जो इलेक्शन की डेट है वो नोटिफाई की जाती है किसके द्वारा, गवर्नर के द्वारा। फाइन, नेक्स्ट है कंज्यूमर प्रोटेक्शन डायरेक्ट सेलिंग रूल 2021। इन रूल्स को नोटिफाई किया किसके द्वारा, कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री के द्वारा, जो किसके अंडर, कंज्यूमर प्रोटेक्शन 2019 के अंडर। हाईलाइट्स क्या है इसमें, क्या रूल्स को कंप्लाई किया जाता है बाय डायरेक्ट बोथ डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज एंड डायरेक्ट सेलर यूजिंग द ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म फॉर सेल। इस रूल्स में हम क्या कर रहे हैं, जो डायरेक्ट कंपनी जो सेल करती हैं फॉर्म प्रमोटिंग पिरामिड एंड मनी सर्कुलेशन स्कीम्स। ठीक है, जैसे मनी सर्कुलेट करने वाली जो स्कीम्स होती हैं उनको बैन किया जा रहा है। जो डायरेक्ट कुछ कंपनी जो सेल करती हैं उनको कुछ विल बी लेबल फॉर द ग्रीवेंसेस अराइजिंग आउट ऑफ दिस सेल। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब क्या होता है, जो आप डायरेक्ट कुछ कस्टमर को कुछ आप प्रोडक्ट डिलीवर कर रहे हो नॉन रिटेल एनवायरनमेंट में, चाहे वो घर हो, चाहे वर्क हो, चाहे ऑनलाइन हो या फिर नॉन स्टोर लोकेशन है, जैसे टपरवेयर हो गया, एमवे या फिर ओरिफ्लेम। ठीक है, नेक्स्ट है ग्राम उजाला प्रोग्राम। अभी क्या जो कि कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विस लिमिटेड है उन्होंने एक माइलस्टोन अचीव कर लिया जिसके अंदर उन्होंने 50 लाख एलईडी बल्ब्स को डिस्ट्रीब्यूट किया। ठीक है, तो गाइस आपको पता होना चाहिए वैसे ग्राम उजाला प्रोग्राम क्या है। ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर रिलीज़ किया था। इसके अंदर क्या था कि हमें क्या करना है, 7 वाट के बल्ब हाई क्वालिटी या 12 वाट के बल्ब प्रोवाइड करना है 3 साल में। ठीक है, एट विद जिसकी गारंटी 3 साल होगी और इनकी को जो कॉस्ट होगी सिर्फ 10 रुपये होगी इन एक्सचेंज ऑफ वर्किंग। जो पहले तो वो इतने हाई वाट के बल्ब लगते थे जिसकी वजह से एनर्जी बहुत ज़्यादा कंजप्शन होती थी। ठीक है, तो उनको रिप्लेस करने की बात की है। इसमें ये कि हर एक हाउस होल्ड से हम 5 बल्ब एक्सचेंज करेंगे। 5 स्टेट में इम्प्लीमेंट की गई थी, बिहार, यूपी, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटक। ठीक है, तो अभी इन्होंने अपनी माइलस्टोन अचीव करी जिसमें 50 लाख इन्होंने एलईडी बल्ब को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। CESL दैट इज द कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विस लिमिटेड, ये स्टेट ओन्ड एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड की सब्सिडरी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पावर। नेक्स्ट है रिकॉग्निशन ऑफ द प्रायर लर्निंग। अभी क्या है देखो, रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग के कॉम्पोनेंट है सबसे पहले किसका, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना स्कीम, इसी का एक पार्ट है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो आपकी स्किल है, जो पर्सन उसकी एग्जिस्टिंग जो स्किल है, नॉलेज है, एक्सपीरियंस उसको असेस करते हैं जो उसने गेन किया आइदर बाय फॉर्मल, नॉन फॉर्मल या इनफॉर्मल लर्निंग। ठीक है, अभी क्या है जो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप है उन्होंने क्या किया, एक पायलट प्रोजेक्ट स्मार्ट स्किल प्रोजेक्ट लॉन्च किया है सो दैट हम क्या कर सके, जो नागालैंड में जो केन एंड बैम्बू एंड आर्टिसंस हैं उनके स्किल को इम्प्रूव कर सके अंडर द रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग। ठीक है, ऑब्जेक्टिव ये कि जो वहाँ के लोकल वीवर्स आर्टिसंस हैं उनकी स्किल्स को इम्प्रूव कर सके सो दैट वो अपनी प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव कर सके थ्रू दिस असेसमेंट एंड सर्टिफिकेशन इन ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स। फाइन, नेक्स्ट न्यूज़ है नील गाय। अभी क्या है देखो, बिहार गवर्नमेंट क्या कर रही है, स्टेरलाइज करेगी टू कंट्रोल द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ऑफ द नील गाय। देखो नील गाय अभी क्या इनकी पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उसकी पॉपुलेशन को रोकने के लिए स्टेरलाइज कर रही है। 2015 में सेंटर ने अप्रूव किया था कि ये वाइल्ड एनिमल है। ठीक है, और इनको डिक्लेयर किया गया था वर्मिन अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर क्या होता है, जो स्टेट क्या कर सकती है, अब सेंटर को अपनी वाइल्ड एनिमल्स की लिस्ट भेज सकती है और उनको रिक्वेस्ट कर सकती है कि इनको आज वर्मिन डिक्लेयर कर दो फॉर सक्सेस टोटल। सेंटर ने डिक्लेयर किया कि एनी वाइल्ड एनिमल अदर देन दोज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1 एंड पार्ट 11 ऑफ शेड्यूल आर्च ऑफ बलुडे इज टू बी वर्मिन। जो ऐसे वाइल्ड एनिमल्स हैं उनको हम शेड्यूल 5 में रखते हैं और हम उन्हें क्या करते हैं, उन्हें कोई भी प्रोटेक्शन नहीं देते फॉर डिफाइंड कुछ टाइम के लिए। ठीक है,
डरा शिकोह 20 मार्च 1615 से लेकर 30 अगस्त 1659। ये शाहजहाँ के सबसे बड़े बेटे थे और इनको जब ये अपने भाई से औरंगजेब से क्या क्या कहते हैं वार ऑफ सक्सेशन हार गए थे, मतलब कि कौन गद्दी पे बैठेगा। इनको एक लिबरल मुस्लिम माना जाता था बिकॉज मतलब ये इनकी थिंकिंग काफ़ी ब्रॉड थी। तो ये हिंदू और इस्लाम में बैलेंस करने की बात करते थे, दोनों में क्या कॉमन है उन चीज़ों की बात करते थे। इन्होंने भगवत गीता और 52 उपनिषद को पर्शिया में भी कन्वर्ट किया था, जिसको बाद में अर्लियर टू ओनली अ फ्यू अपर कास्ट हिंदू। इन्होंने अपना इंटरेस्ट दिखाया था सूफी मिस्टिज्म में और इनिशिएट किया था कदरी ऑर्डर ऑफ सूफीज का। नेक्स्ट है अब पतानी टेक्सटाइल। अभी क्या रिसेंटली किया है जीआई टैग एप्लीकेशन फाइल किया गया है अरुणाचल प्रदेश की अपतानी टेक्सटाइल प्रोडक्ट के लिए, मतलब कि उन्होंने बोला कि इसे जीआई टैग मिलना चाहिए। ये वुवन फैब्रिक है जो अपतानी ट्राइब के द्वारा सिला जाता है और इसको माना जाता है फॉर इट्स ज्योमेट्रिक एंड जिगजैग पैटर्न। प्रीडोमिनेंटली इसकी जो शॉल वीवी जाती है वो जिगजिगरो या जीलन और जैकेट्स होती है, जिसको सुपर नेटर भी बोलते हैं। इस टाइप का मैं पढ़ लेते हैं। ये अरुणाचल प्रदेश के 0 विलेज में सेटल्ड है। दे आर नोन फॉर देयर फिश एंड पैडी कल्चर अलॉन्ग विद देयर केन एंड बैम्बू क्राफ्ट। लोंगकेल लेक में बोलते हैं वहाँ के तनी, और वहाँ पे वो वर्शिप करते हैं सन और मून को। इनके जो इंपॉर्टेंट फेस्टिवल ड्री एंड म्योको फेस्टिवल्स हैं। फाइन। नेक्स्ट है त्रिनकोमैली ऑयल टैंक फ्रेम्स। अभी के जो इंडो श्रीलंका है वो ज्वाइंटली क्या कर रहा है, त्रिनकोमैली ऑयल टैंक फार्म को डेवलप कर रहा है एज अ पार्ट ऑफ द 1987 इंडिया श्रीलंका अकॉर्ड। ये जो फार्म्स होंगे वो एक तरह का रीफिलिंग स्टेशन होगा जो कि त्रिनकोमैली पोर्ट के पास होगा। 1987 में ये अकॉर्ड हुआ था जिसमें बोला था कि हम क्या करेंगे, कुछ टैंक फार्म को रिफर्बिश करेंगे, मतलब रेनोवेट करेंगे, जो त्रिनकोमैली के नॉर्थ ईस्टर्न प्रोविंस में लोकेटेड है। ठीक है, ये प्रोजेक्ट ये करेगा जो चाइना का इन्फ्लुएंस इंडियन ओशन रीजन में उसको काउंटर करेगा। इसके अलावा कुछ और इश्यूज को भी एड्रेस करेगा, जैसे कुछ स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं या फिर जो श्रीलंका में इंडियन ओरिजिन के लोग रहते हैं या तमिल माइनॉरिटी राइट्स, इन सब के काम को भी एड्रेस करेगा। लास्ट न्यूज़ है, कुछ प्लेसेज एंड न्यूज़ में जरा हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहले सीरिया। अभी क्या है, इजरायली एयर स्ट्राइक ने सीरिया के लद्दाखी पोर्ट को हिट कर दिया जो कि मेडिटेरियन सी के पास है। फीचर से लेते हैं, इसकी कैपिटल डेमास्कस पर है, बाउंडेड बाय टर्की नॉर्थ में है, इराक इसकी ईस्ट में है, साउथ ईस्ट में है, जॉर्डन इसके भाई साउथ में है, साउथ वेस्ट में, तो भाई आप देख सकते हो लेबनान इसका रीजन साउथ वेस्ट में। इंपॉर्टेंट रीजन कौन कौन से हैं, इसमें गोलन हाइट्स हैं जिसको ऑक्यूपाई किया गया इसराइल के द्वारा 1967 से। ज्योग्राफिकल फीचर्स क्या है, वाटर बॉडी नेबरिंग मेडिटेरियन से, रिवर मेनली यूफ्रेट रिजर्वर है, लार्जेस्ट लेक है अल जकबुल जो कि सीजनल है, हाईएस्ट पॉइंट मनहरमोन। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे जो 29 दिसंबर के डेली करंट अफेयर है वो कंप्लीट होते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कोई डाउट तो कमेंट करना। तब तक बाय बाय, टाटा।